हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। आज मैं डिस्कस करूंगी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के। इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और आज मैं पार्ट 1 शुरुआत कर रही हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो जुडिशरी के लिए और सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केवल आर्टिकल डिस्कस करेंगे, बाद में पूरा डिटेल अंदर डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो शुरुआत कर रहे हैं। आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे। देखिए, ओरिजिनल संविधान में 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे और प्रेजेंट टाइम में कितने आर्टिकल्स हैं इसमें? 444 और कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। तो चलिए मैं आर्टिकल 1 की बात करते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं और जितने आर्टिकल मैं डिस्कस कर रही हूँ सारे आर्टिकल्स एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हैं, चाहे जुडिशरी हो चाहे अदर एग्जाम्स हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है कि इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 1 की बात कि आर्टिकल 1 में केवल क्या लिखा हुआ है? इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत इंडिया अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो चलिए, तो नेक्स्ट मैं आर्टिकल की बात करती हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल में आर्टिकल 2, नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना। तो संसद विधि द्वारा जो भी कंडीशंस होंगी वो क्या करेंगे? वो नए राज्यों को प्रवेश दे सकते हैं, संघ में नए राज्यों को प्रवेश कर सकते हैं और उनकी स्थापना कर सकते हैं। तो कौन करेगा? आप बिल्कुल एक लाइन में याद करेंगे कि पार्लियामेंट में be by law admit into the union or establish new states on such terms and condition as it think fit। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो संसद विधि द्वारा देखिए, किसी राज्य से उसके राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो फ्रॉम ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। आल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। आल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो ये हो गया आर्टिकल 3। चलिए आर्टिकल 4 की बात करते हैं। तो पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो आप ये याद रख लेंगे आर्टिकल 4 में। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकल 5, तो देखिए पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है और आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है सिटीजनशिप के बारे में कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, सिटीजनशिप एट द कमिसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, एट द कमिसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ द डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया and who was born in the territory of India, either of whose parent was born in the territory of India or who has been ordinary resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India। देखिए, संविधान के प्रारंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो, भारत का नागरिक माना जाएगा। तो चलिए आर्टिकल 6 की बात करते हैं। सिटीजनशिप टू पर्सन कमिंग टू इंडिया, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। तो ये भी आपने देख लिया आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 की बात करें तो सिटीजनशिप टू दोज गोइंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। और आर्टिकल 8 की बात करें तो सिटीजनशिप ऑफ पर्सन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। तो चलिए अब आगे की और आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको डिस्कस करती चली जा रही हूँ। आर्टिकल 9 की बात करें, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। देखिए, अगर कोई पर्सन क्या करता है, किसी व्यक्ति ने विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो अनुच्छेद आर्टिकल 5 के आधार पे वो भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। क्योंकि जब आप स्वेच्छा से किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, तो देखिए आर्टिकल 10 बात करता है कि नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप।
नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, आर्टिकल 11। अब आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी हुई है कि स्टेट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो मैं आपको डिस्कस कर इसके ऊपर ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 13, मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। तो अगर इस संविधान के प्रारंभ होने ठीक पहले भारत के राज क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। अगर कोई विधियाँ असंगत हैं, मैच नहीं खा रही हैं, तो पूरी तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ से ठीक होने से पहले अगर वो थी तो वो क्या होंगी, शून्य मानी जाएंगी। तो आगे बात करें आर्टिकल 14 की, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य भारत के राज क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसके ऊपर एक केस भी याद रख लेंगे, शफल नंदवानी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 2002, सुप्रीम कोर्ट 3382। पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग संबंधी नियम मात्र इस आधार पे अयुक्तियुक्त नहीं होंगे कि अच्छे मेरिट के अभ्यर्थी को उसके पसंद का विषय और पाठ्यक्रम देने से इनकार करता है। तो ये मैंने आपको उसके ऊपर केस भी डिस्कस कर दिया कि आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो देखिए, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। No citizen shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shop, public restaurant, hotels and place of public entertainment, the use of wells, tanks, bathing ghats, road and place of public resort, maintained wholly or partly out of state fund or dedicated to the use of the general public। देखिए, यहाँ पर बता दिया गया कि राज्य किसी नागरिक को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, ना ही किसी को पब्लिक प्लेस पे जाने से रोका जाएगा, चाहे वो होटल हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट पब्लिक प्लेस में हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कुएं हो, चाहे तालाब हो, राज्य की निधि के द्वारा सभी को लिए कोई भी क्या होगा, सभी लोग इसका यूज़ कर सकते हैं और स्टेट के समक्ष सभी लोग समान हैं। कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर, रेस के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 की बात करें तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, राज्य सभी लोगों को नियुक्ति के लिए विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता देगी। जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई नागरिक अपात्र होगा नहीं होगा, ना ही उसमें कोई विभेद किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल इसका 16 का सब क्लॉज 4 एक तरीके से अलग से दिया गया है कि रिजर्वेशन को सपोर्ट किया गया और रिजर्वेशन के बारे में मैं अलग से आपको पूरा आर्टिकल 16 एक अलग से डिस्कस कर दूंगी। नेक्स्ट आर्टिकल 17, क्योंकि यहाँ पे केवल वो आर्टिकल्स पढ़ा रही हूँ कि जो आर्टिकल आते हैं ऑप्शनल क्वेश्चंस, उन्हीं की मैं डिस्कस कर रही हूँ। ऑब्लिगेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पष्टता का अंत कर दिया गया है और किसी भी तरीके से अगर कोई अस्पष्टता को बढ़ावा देता है तो विधि के अनुसार वो दंडनीय माना जाएगा। उपाधियों का अंत कर दिया गया, एंड ऑफ टाइटल है, राज्य, सेना या विधि संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्म्ड बाय द स्टेट। तो राज्य क्या होगा, सेना और विद्या के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि भी स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो ये भी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। आर्टिकल 19 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता आदि के कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। तो आर्टिकल 19 में कई चीज़ें और भी हैं, ABCDEFG सभी इंपॉर्टेंट्स हैं, याद रखेंगे आप। A में टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, B में टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, C में टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, और D में टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, E में टू रेसिडाइज एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और G में टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, A में शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता बिना आर्म्स को लिए हुए, C में संगम या संघ बनाने की समिति स्वतंत्रता,
और डी में भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। और ई में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। और जी में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। तो चलिए आर्टिकल 19 है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 में की बात करें तो आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण, दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। केस का नाम याद रखेंगे, ज्ञान कौर, स्टेट ऑफ पंजाब, 1996, 2 SCC 648। तो नेक्स्ट आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी आयु बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी। आर्टिकल 22 की दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात्कार पर प्रतिबंध। तो यहाँ पर आर्टिकल 23 में डायरेक्टली लिखा है फोर्स लेबर। फोर्स लेबर का मतलब होता है कि बिना पैसों के मजदूरी नहीं ली जा सकती, ये पूरी तरीके से दंडनीय है। और बेगार किसी तरीके से सब क्या चीज़ें हैं, सब विधि के अनुसार इन्हें दंडनीय माना जाएगा। तो चलिए आर्टिकल 24 की बात करते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता है। आर्टिकल 25 धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 26 के बाद आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो आप देख रहे हैं मैंने कई आर्टिकल बीच में इसमें छोड़ दिए हैं, तो वो आर्टिकल्स एक्चुअली एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वही आर्टिकल्स को मैं इसमें डिस्कस कर रही हूँ। तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 39A सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, कृषि और पशुपालन संगठन। आर्टिकल 48A पर्यावरण, वन तथा जीवों की सुरक्षा। 48A में याद रखेंगे, 48 में याद रखेंगे कृषि और 48A में पर्यावरण। तो नेक्स्ट आर्टिकल याद रखेंगे आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मोन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एक्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सारे मैंने आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट बताए, कुछ आर्टिकल्स अभी बचे हुए हैं। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। तो ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। और आर्टिकल 58 क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट ओथ, राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 61 द प्रोसेस ऑफ इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 63 भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। आर्टिकल 65 उप राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति, पद भरने के लिए निर्वाचन। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। और आर्टिकल 70 अनावश्यकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। आर्टिकल 72 पावर ऑफ पार्डन, क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 73 एक्सटेंशन ऑफ एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
आर्टिकल 78 ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का गठन। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि। आर्टिकल 84 संसद के सदस्यों की अर्हताएं, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 85 संसद का सत्र और सत्रवाहन और विघटन। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 88 सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायाधीश अधिकार। आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये आपने सारे आर्टिकल देखे, मैंने आपको आर्टिकल 89 तक डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारे आर्टिकल्स वो इंपॉर्टेंट हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम्स होते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर।